हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक और परेशान कुन दिन था। केसेस जो हैं पाकिस्तान में 15,500 से तजावुज़ कर गए हैं। जो हलाकतें हैं वो भी 343 हो गई हैं, यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में 31 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जो केसेस हैं वो 800 से ज़ायद रिपोर्ट हुए हैं। सबसे आगे 24 सबसे घंटे में ज़्यादा 800 से ज़्यादा जी केसेस रिपोर्ट हुए ये भी हैं। रिकॉर्ड होगा। जी, तो हर दिन नया हर दिन ये वो हो रहा है, स्टॉक मार्केट का है एवरेज ना, पे हर ही दिन चल रही है, नई लेकिन ये हाइज है नई कि लोज। हलाकतें इतनी ज़्यादा एक दिन में नहीं हुई। जो पंजाब के केसेस हैं वो 5,827 हैं, उसके बाद सिंध के 5,695, खैबर पख्तूनख्वा के 2,313, बलूचिस्तान के 974, इस्लामाबाद में 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330 और आज़ाद कश्मीर में 65 केसेस हुए हैं। केसेस के हवाले से कल हमने जब बात की थी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से, तो उन्होंने कहा था कि उम्मीद यही है कि अगर एवरेज ऐसी ही रहती है तो अगले 10 दिन तक अगर यही रहेगी तो शायद पाकिस्तान जो है इस वबा से बाहर निकलने के रास्ते पर कम अज़ कम चल पड़े, अगर फौरी तौर पर ना निकले। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े जो खैराती इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं फैसल ईदी, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था 21 अप्रैल को, उनका दोबारा टेस्ट हुआ है, वो भी पॉजिटिव आ गया है, जो परेशानी की बात है। हमारे साथ फैसल ईदी मौजूद हैं। फैसल, थोड़ा बताइएगा कि क्या कोई सिम्टम्स ऐसे आपके दोबारा ज़ाहिर हुए हैं ये टेस्ट के, ज़रा बताइएगा। अच्छा मुबशिर भाई, ये एम्स हॉस्पिटल है यहाँ पर इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद, जी वहाँ जी। गया था। मुझे एक दो इश्यूज थे तो किया, मेरा पूरा सीटी स्कैन किया तो उसमें जो है वो नमूनिया आया है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है। ओहो। और इसके अलावा जो है उन्होंने मुझे रेस्ट करने का कहा है और दवाइयाँ उन्होंने मुझे लिख के दी हैं इजाफी। और बाकी वैसे तबीयत नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा हाँ, जब गो अहेड नहीं, गो अहेड। अच्छा तो फैसल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ यही है कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि ऑन ग्राउंड जो अब ईदी फाउंडेशन के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं कोरोना रिलीफ के, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या अपडेट्स हैं उसमें? वो चल रहे हैं सारी जगह पे, हर जगह पे हमारा काम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और हमारी टीमें देख रही हैं, मेरा बेटा देख रहा है, मेरी वालदा जो है वो देख रही हैं सारी चीज़ें, मेरी बहन देख रही हैं। और काम में कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है और मैं भी राब्ते में हूँ और काम चल रहा है। मैं फैसल भाई से रिक्वेस्ट भी की थी कि ये जो हैं इनके रज़ाकार, अगर इनसे भी हम बात कर हाँ सकें। हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। आप वही साइकिल देखें हाँ पूरी। हाँ, कि बिल्कुल जैसे आपने बात की कि जिनको समाज ने रिजेक्ट किया है वो उसी समाज को बचाने निकले। अच्छा, एक मतलब यार इससे ज्यादा फिल्मी बात कोई हो सकती है? मतलब मजाक के अलावा अगर आप सोचे कोई इसके ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती, सही बात। हाँ, कैसी होती? अच्छा, एक और चीज़ मुझे इस वक्त याद आ रही है कि जैसे ईदी फाउंडेशन वाले तो ज़ाहिर है यही काम करते हैं, जहाँ कोई नहीं होता फिर ईदी वाले जाते हैं। फिर कोरोना के हवाले से इंडस का नाम, इंडस हॉस्पिटल का बड़ा नाम आ रहा है। SIUT में बड़ी खामोशी से वो जो है लोगों के मायने हो रहे हैं, सैम्पलिंग हो रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हालांकि उनके ऊपर ख़ासा बर्डन है बहुत ज्यादा। कैंसर के पेशेंट्स का, गुर्दों के मरीज़ों का, डायलिसिस का इतना बड़ा है। उसके बावजूद एक पूरी टीम, डेडिकेटेड टीम जो है वो अब कोरोना के मरीज़ों की वेलफेयर का काम भी कर रही है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, अब पता है, देखें, अब अगेन आपने कहा ना कि SIUT खामोशी से काम कर रहा है। SIUT की तो चलो बात हो जाती है, हाँ, 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 आम ईदी की तो बात होती ही रहती है। और हाँ। जो बड़े इंडस अस्पताल, डॉक्टर बारी, यार बहुत ऐसे छोटे अस्पताल भी हैं और ऐसे छोटे इदारे हैं जिनका अगर मैं नाम भी लूंगा शायद आप पहचाने भी हाँ, नहीं। वो भी काम कर रहे हैं। जैसे कल 2-3 रोज कबल में बात हो रही थी हाशमानीज हॉस्पिटल, अब वो भी कोई इतना छोटा काम नाम नहीं है, लेकिन उनका भी काम ऑन ग्राउंड भी चल रहा है। और जैसे अभी कल हम डॉक्टर वजीगा जावेद से बात कर रहे थे, तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसमें स्टेप अप करने की ज़रूरत है, जैसे उन लोगों फरादी ने step हैसियत किया है। में मैंने देखा है कि बहुत से पाकिस्तानी, और एक एक नहीं, वो दर्जनों घरों को जो है वो केटर करें खामोशी के साथ, और बिल्कुल उनके नाम भी सीग़े राज में रख रहे हैं सारा कुछ। हमारे साथ फैसल दोबारा वापस आ गया। फैसल, हम बात कर रहे थे डॉन अखबार में जो रिपोर्ट छपी थी कि वो बच्चे जिनको आपने ईदी फाउंडेशन में पाल पोस के बड़ा किया,
अब वो आपके बाजू बन गए हैं और कोरोना के ख़िलाफ़ जो आपका इदारा कर रहा है उसमें सफ़े अव्वल के किरदार अदा करें, उनके बारे में बताइएगा। ये हमारे वो बच्चे हैं जो हमारे झूलों में या हमारे पास पुलिस के ज़रिए आए या रेलवे के ज़रिए आए। अब हमारे काफ़ी अरसे से हमारे साथ रहते हुए हमारा जो है वो इदारे का हिस्सा है। वो इदारे के मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें काम करते हैं और आज स्काइप की कनेक्शन को भी एक इन्फेक्शन ही लग गई है, मुझे लग रहा है आज। वसत की नज़र लगी। किसी की तो लगी है, अब पता नहीं हमेशा वसत पे क्यों डाल देते। अब चूंकि नज़र लगी गई है, लिहाजा ये सेगमेंट ऐसे ही जाएगा। मेरा ख्याल है तो इससे बेहतर है कि आप इजाज़त ले लें। मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा, पिछले कई हफ्तों से हम इतने कोरोना के हवाले से इतने पाकिस्तान सेंट्रिक हो चुके हैं कि हमसायों का जिक्र और हमसायों का ख्याल ही हमें नहीं आ रहा। तो आज हमने सोचा कि हमसायों को भी अच्छा वक्त देना चाहिए और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करनी चाहिए। और हमसाया, ज़ाहिर है कि इंडिया से बड़ा हमसाया हमारा कौन हो सकता है, उसके बारे में कल एक रिपोर्ट आई है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादियों के बारे में कायम अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट है। हर साल ही आती है, 2019 की कल आई है। इसमें कहा गया है कि भारत में पिछले 1 साल के दौरान मजहबी आज़ादी का ग्राफ मुसलसल नीचे गया है। मजहबी अक़लियतें मुसलसल हर तरह के हमलों की जद में हैं और कमीशन ने सिफारिश की है, बहुत डिटेल में है, मैं सिर्फ आपको कूज़े में दरियाबंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमीशन ने सिफारिश की है कि जो ज़िम्मेदार भारतीय एजेंसियाँ और इदारे हैं उन पे अमरीकी हुकूमत पाबंदियाँ लगाए। अच्छा, इंडिया में इस वक्त कोरोना से जो मुतासिर लोग हैं उनकी तादाद है 31,787। अब से कुछ देर पहले तक 1008 अमवात हो चुकी हैं और 24 मार्च को सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे मोदी हुकूमत ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया था, उसके बाद से आज तक लाखों की तादाद में जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। तो जाहिर है कि इस पे तनकीद भी होती है। अच्छा, ये मतलब एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ। जो जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, एक तो केस में हस्बे मामूल पाकिस्तान का भी जिक्र है, वो हमेशा होता है। हाँ। कोई नई बात नहीं है। इस दफ़ा जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है थोड़ी सी मुख्तलिफ है पाकिस्तान के हवाले से, और वो ये है कि अब एग्जैक्टली अगर मुझे अल्फाज नहीं याद, लेकिन कमोपेश ये कहा गया है कि कम अज़ कम पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो रिलीजियस फ्रीडम पर डायलॉग करने के लिए तैयार है। मतलब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश, मैं कम से कम इस पे बात करने के लिए तो तैयार है। इंडिया, हालांकि हालात यहाँ भी अच्छे नहीं हैं, हालात नहीं, लेकिन वहाँ 20 हैं, यहाँ 18 हैं। ऐसा ही है। और ये आप नोट करें कि मेरा ख्याल है कि 2004 के बाद ये पहली बार इंडिया का नाम दोबारा ऊपर आया है, इसमें ऐड किया गया है। 2004 के बाद 16 साल हो गए हैं। दोस्ती चल रही थी। हाँ, और दोस्ती भी चल रही थी और मोदी नहीं था ना। क्योंकि जब से मोदी हुकूमत आई है तो हमने एक मुसलसल तशद्दुद का सिलसिला देखा है। कहीं गांव रक्षक आ जाते हैं मारने, कहीं गोश्त बीफ खाने के इल्जाम, वो तो जाहिर है एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा, मौजू की तरफ मैं दोबारा आ रहा हूँ। कोरोना पे चूँकि हम कर रहे हैं, तो कोरोना के जो मुतासरीन हैं वो चूँकि 1008 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और लॉकडाउन की वजह से जो लाखों लोग फंसे हुए हैं हर जगह पे, तो ज़ाहिर तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पे भी, और जो बचे खुचे कुछ चंद चैनल हैं फॉर्मल मीडिया के, वो भी तनकीद कर रहे हैं। तो तवज्जो हटाने के लिए जो सबसे आसान नुस्खा होता है रियासतों और हुकूमतों के पास, वो ज़ाहिर है मोदी हुकूमत ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि कुर्बानी का कोई बकरा तलाश कर लिया जाए जिसको कि पूरी की पूरी इल्ज़ामिया टोपी पहना दी जाए। तो ज़ाहिर है कि आप समझते ही हैं, कहानी शुरू होती है तबलीगी जमात का जो दिल्ली का निज़ामुद्दीन मरकज़ है वहाँ से शुरू हुई कि साहब ये वो लोग हैं, ये वो गिरोह है, ये वो बरादरी है जिसकी वजह से ये सारा मसला शुरू हुआ। चले वहाँ तक ठीक था और हकीकत भी थी उसमें किसी हद तक। फिर रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, लगभग 20 करोड़, वो सारे के सारे कोरोना फैलाने के मुजरिम करार पाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वीडियोस की भरमार हो गई।
और इस तरह की जो हैं वीडियोज़ आ रही थी कि कहीं मुसलमान थूक रहा है, कहीं सब्जियां और फल चाट रहे हैं, कोरोना जहाद हैशटैग हो गया। अच्छा, जो फॉर्मल मीडिया था वो भी ज़ाहिर है इस दौड़ में लग गया, बिल्कुल इस पर रेटिंग थी। मैं बुलेट्स दे रहा हूँ आगे, आपको पता है कि आपके, मुझे पता है पूरा पुलंदा है। अच्छा, जाहिर है कि फिर मुसलमानों का समाजी और इक़्तिसादी बाइकआउट शुरू हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे यहाँ तो कुछ और मतलब है, लेकिन इंडिया की हद तक इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का जो असल मतलब है वो ये है कि बाकी आबादी से मुसलमानों को अलग थलग कर दिया जाए। ये है वहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग की तारीफ़। ताज़ा तरीन जो दुर्फुंतनी है, वैसे तो कई वज़रा बहुत कुछ कह चुके हैं, ताज़ा तरीन बीजेपी के एक MLA हैं यूपी से, सुरेश तिवारी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में कहा कि मुसलमानों से सब्ज़ी मत ख़रीदो, क्योंकि ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि मुसलमान जो हैं सब्ज़ी बेचने वाले, ये सब्ज़ी को आलूदा कर रहे हैं वायरस से। फिर सुरेश तिवारी के जब लत्ते लेने शुरू किए लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ ज़ाती राय दी है, अब लोगों की मर्ज़ी है कि इसका क्या मतलब लेते हैं। मोदी साहब की आबाई रियासत है गुजरात। 2 हफ्ते पहले वहाँ ख़बर आई कि अहमदाबाद जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, उसके सरकारी अस्पताल में मुसलमान वार्ड और हिंदू वार्ड अलग अलग कर दिया गया। कम से कम दाखिल तो हाँ, आसानी हो जाए। लेकिन बहुत से निजी हॉस्पिटल हैं जिनके बारे में अभी आप जिक्र करेंगे, जिसमें अगर आप उन्हें पता चल जाए कि नाम अब्दुल करीम है रामलाल की जगह, तो वो कहते हैं नहीं भैया। अच्छा, वो कहते हैं भाई हम कोरोना के मरीज़ नहीं हैं, हम हार्ट के लिए आए हैं, हम सर दर्द के लिए, हम बुखार के लिए। कह लगे भाई कुछ नहीं है, यहाँ से निकल लो। तो ये सूरत हाल। इससे 10 हाथ आगे की भी बात चली गई। जो वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वालों के साथ हुआ है कि वो नाम पूछते हैं कि अगर मुसलमान हैं तो आपसे। अच्छा, अगेन ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ इस बार कोरोना को एक हथियार बनाया हुआ है। पहले क्या था, लव जहाद, ज़मीन जहाद भी बीच में चलाने की कोशिश की, वो इतना हिट कि मुसलमान हिंदुओं की ज़मीनें खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब आए हैं कोरोना जहाद पे। आपने बात की तबलीगी जमात की कि शुरुआत वहाँ से हुई। अच्छा, बिल्कुल इसमें हकीकत है, लेकिन पता है क्या कहते हैं ना कि हाफ अ ट्रूथ इज वर्स देन अ लाई। तो यहाँ पर हकीकत है। अच्छा, पूरी हकीकत क्या है ज़रा एक दफ़ा ये अहमदाबाद मिरर है और इंडिया का ही अखबार है, अगर उनका एक ग्राफिक है आप ज़रा देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, कि कितने लोग निज़ामुद्दीन में 4000 लोग, हाँ, ठीक है, और सारा फोकस उस पर था कि यार आपको पता है कोरोना फैल रहा है, आपने इतना बड़ा मजमा क्यों इकट्ठा किया, ठीक है। ये जरा लिस्ट एक दफा चेक करें। सबसे 9 मार्च से 19 मार्च के दौरान कितने मजमे हुए हैं वहां पर, बाकियों की जरा लिस्ट देखें और आप देखेंगे कि तबलीगी जमात का जो मजमा है वो नंबर 7 पर आता है। टॉप पर लाख लोगों का मजमा हुआ था आतुकुल पुंगाला में, फिर तिरुपति मंदिर में, फिर इस्कॉन मंदिर में 40,000, 12,000, ठीक है। अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है तो फिर जरूरी है कि आप इनका भी जिक्र करें, लेकिन हिंदुओं को तो कोरोना हुआ ही नहीं। वही लेकिन मैं आपको दिखाता हूं ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब जरा अगर आप दिखाएं इंडिया टुडे का जो ग्राफिक है, तो इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आप, और बड़ा खूबसूरती से काम किया। जरा दिखाएं इंडिया, ये जरा ग्राफिक चेक करें। ये आपको क्या नजर आ रहा है? नमाजी टोपी पहनी हुई है, आंखों की जगह कोरोना वायरस के ग्राफ हैं और नीचे मास्क बना हुआ है। मतलब कि जो अनपढ़ भी है, जो इसको 2 सेकंड के लिए भी देखेगा, उसके जहन में क्या है कि सर असल वायरस मुसलमान ही हैं। अच्छा, अब इसके साथ हम आते हैं, पहले तो हम आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप ये डायरेक्टली भी ना कहें कि ये मुसलमान कर रहे हैं, आपको इम्प्लाई करना होता है। आपने जिक्र किया लॉकडाउन का, ठीक है। जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ये जो सारे जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो एकदम पहुंच गए ट्रेन स्टेशन पे, तो ट्रेन स्टेशन पर एक भीड़ बन गई। तो ABP न्यूज़ है एक चैनल, और वो ये विजुअल चला रहा था कि ये सारे लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं। अच्छा, उन्होंने डायरेक्टली, एंकर ने ये नहीं कहा अच्छा ये सारे, ये मतलब दिहाड़ीदार मजदूर थे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि ये सारे मुसलमान हैं या ऐसे हिंदू हैं या ये ईसाई हैं, मिक्स मंच था। क्या सवाल पूछने लगे कि क्या ये एक जो इमाम मस्जिद है, ये क्या उनकी साजिश थी? ये सारे मुसलमान यहाँ पर क्यों गैदर कर रहे हैं? क्या जामिया मस्जिद इनके पीछे है? सवाल ही पूछ रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं बताया कि एक्चुअल मजमा किसका है। अच्छा, इसके साथ फिर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में ये हो रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा होगा। और बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया, तो एक मैंने वीडियो देखा था एक पुरानी भोली शादी का, जिसमें वो बर्तन
चाट कर या साफ कर रहे थे, कह रहे थे कि ये देखें मुसलमान अब जानबूझकर बर्तन चाट रहे हैं। वो और कोई पुरानी वीडियो पुरानी वीडियो को 5-6 साल पुरानी की वीडियो है। फिर एक सूफी दरगाह की वीडियो है जिसमें लोगों को हाल पड़ा हुआ है, उसमें वीडियो लगा कि ये देखें, ये जानबूझकर इमाम मस्जिद इनको कह रहा है कि आप हर जगह थूकें इस तरह। क्या सोचेगा, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी तारीख देखें तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई वबा आती आई और जहाँ पर वबा आती है तो वो उन्हीं लोगों पर इल्ज़ाम डालते हैं जिनको पहले से ही वो कुचलना चाहते हैं। हमने यूरोप में ये देखा था कि जब ब्लैक प्लेग आई थी उस वक्त, तो सारा इल्ज़ाम यहूदियों पर डाला था कि सर यही है, ये काला जादू करके। इनफैक्ट बड़ी मज़ेदार बातें हैं क्योंकि जैसे अभी मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है ना कि ये ईसाइयों के घरों पर आकर उनके दरवाज़ों पर थूकते हैं, उनके खाने पर थूकते हैं, हाँ इस तरह फैलाते हैं वगैरह वगैरह, तो यही इल्ज़ाम था। अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम में भी हमने यही देखा कि जब नाज़ी जर्मनी ने एक मुहिम चलाई कि जी ये जो यहूदी होते हैं ये तो होते ही बड़े गंदे हैं और इनमें बीमारियां होती हैं, और क्योंकि उनको अलहदा कर दिया था वॉर्सो गेटो में और इस तरह की जगहों में, वहाँ पर बीमारियाँ फैलने लगी। उन्होंने कहा कि देखें सर, हम तो पहले ही कहते थे कि ये ऐसे ही है। तो वो कहते हैं ना कि कंप्लीटिंग द सर्कल जैसे कहा जाता है। अस्पतालों की अगर हम बात करें, और आपने जिक्र किया था, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वोलेंटिस कैंसर अस्पताल है एक उत्तर प्रदेश में, ज़ाहिर और कहाँ होगा, योगी आदित्यनाथ की स्टेट में। उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि अगर आप किसी मुसलमान हैं या किसी मुसलमान इलाके से आ रहे हैं तो आप इस अस्पताल में नहीं दाखिल हो सकते। जाहिर है कि सख्त नोटिस दिया गया है और तहकीकात चल रही हैं, लेकिन बहुत लोग सोशल मीडिया पर तालियां भी बजा रहे हैं कि सर ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह की हज़ारों और वाक़े कुछ आपको सुना देते हैं। जैसे कि एक वीडियो अगेन सोशल मीडिया पर ही आई थी जिसमें कुछ भारतीय पुलिस वाले एक मुसलमान को मार रहे हैं और ऊपर से गालियां दे रहे हैं जो हम यहाँ पे दोहरा नहीं सकते, और कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से कोरोना आ गया है इस देश में। ये वो वीडियो है। फिर आपको एक और तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, अगर हम दूसरी तस्वीर की तरफ जाएँ, ये है दिलशाद मोहम्मद साहब, अगेन ये है हिमाचल प्रदेश से, और ये गए थे तबलीगी जमात पर। हालांकि इनका टेस्ट नेगेटिव निकला, हालांकि बिल्कुल क्लियर था। जब ये वापस अपने गांव गए तो लोगों ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया कि तुम्हारे से बात नहीं करनी। क्या हुआ कि दिलशाद साहब ने फिर खुदकुशी कर ली। तो ये एक और कैजुअल्टी है, बिल्कुल जैसे उस खातून का बच्चा एक कैजुअल्टी है, और भी कैजुअल्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। फिर आप देखें कर्नाटक के एक गांव में, जो बिदारी नाम का गांव है, वहाँ पर कुछ मुसलमान, और बिल्कुल वो शक्ल से वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो इंडिया टुडे का ग्राफिक नहीं है, दाढ़ी टोपी वगैरह वगैरह। ये गए मछली पकड़ने और वहाँ पर जो मुकामी गाँव वाले थे वो आ गए, गालियाँ देने पड़ी। वो बंदा हाथ उनका जोड़ा है कि यार मैं अपने खाने के लिए ले रहा हूँ, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगेन कर्नाटक में, अब अगेन जो चीज़ फिल्टर डाउन करती है लोअर लेवल पे, कैसे फिल्टर डाउन करती है लोअर लेवल पर, कि एक गांव में बाकायदा एक बंदा ड्रम बजाकर एक ऐलान कर रहा है कि आज के बाद इस गांव में किसी भी मुसलमान का दाखिल होना मना है, ये कोरोना फैला रहे हैं, ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा इनकी फेसबुक पोस्ट या इनकी ट्विटर पोस्ट या वगैरह के ऊपर अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो जाहिर है कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं यार क्या हो गया है आपको, कैसे कर रहे हैं आप, लेकिन अक्सरियत जो है वो तालियां बजा रहे हैं और उससे दो हाथ आगे की बातें कर रहे हैं। कंगना रनौत की जो बहन है, वो ट्विटर से बैन हो गई, रंगोली, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया कि इन सारे मुसलमानों और इन सारे मुल्लों को ना लाइन अप करके आप गोलियां मार दें। तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो ट्विटर ने उसको बैन कर दिया क्योंकि बहुत लोगों ने रिपोर्ट किए। अब मसला पता है क्या होता है कि ये चीज़ें ना, क्योंकि सोशल मीडिया है और क्योंकि सोशल मीडिया ग्लोबल है, ये एक मुल्क तक रहती नहीं है बात। हाँ, एक थे संगी जिनका नाम है बाला कृष्णा नक्का, थे वो हैदराबाद से, और हस्बे मामूल इसी तरह की चीज़ें पोस्ट करते थे कि ये जहादियों को मार डालो, ये सब ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। उसको ये बंदे को ये याद नहीं आया कि वो असल में काम कर रहा था मुत्तहिदा अरब इमारत में, ठीक है। तो किसी ने उसकी वो पोस्ट देख ली, उसकी पोस्ट रिपोर्ट कर ली, उसको फारिग कर दिया। ये था चीफ अकाउंटेंट दुबईज मोरो हब डेटा सॉल्यूशंस कंपनी में, ठीक है। ये चीज़ें अब पिकअप होने लगी गल्फ मीडिया में, जो वैसे तो आपको पता है कि यूएई गल्फ स्टेट्स की रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छी हैं,
लेकिन अब थोड़ा सा इसमें अब चेंज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे एक और हैं राकेश साहब, वो भी पोस्ट कर रहे थे इसी तरह के, उनको भी फारिग कर दिया। कुछ और लोग हैं इस तरह, वो भी करते गए। फिर क्या हुआ कि आप एकदम देखने लगे कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल जो गल्फ़, कुवैत, बहरीन, ओमान, इस साइड में जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं अरब, वो इस चीज़ को पिकअप कर, और शाही ख़ानदान वाले भी, और शाही ख़ानदान, शेखा हंद अल फैसल अल कासिमी जो इमराती शाही ख़ानदान की मेंबर हैं, उन्होंने ये चीज़ पिक की। उसने कहा कि जी मैं पूरी ज़िंदगी मैं इंडियंस के साथ दोस्ती रही है, लेकिन आप लोग अब कर क्या रहे हैं, और बहुत अगर फिर अच्छा, फिर इन पर अटैक शुरू हो गया। तो फिर जाहिर है अगर प्रिंसेस पर आप अटैक करेंगे तो फिर बाकी भी सारे उठकर आ जाएंगे। गल्फ न्यूज़ में फिर आर्टिकल्स पब्लिश होने लग गए, और इनफैक्ट गल्फ न्यूज़ के जो मेरे ख्याल है कि एडिटर हैं या चीफ एडिटर हैं या कुछ, उनको बाकायदा अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू पीपल, बीजेपी IT सेल वालों की धमकियां भी और इसके बाद जब गल्फ में रिएक्शन शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोटिस लिया और उन्होंने बाकायदा फिर ट्वीट किया कि देखें इसको जो है किसी गिरोह, किसी बरादरी से ब्रैकेट ना किया जाए, सब जो है प्रभावित हैं इस कीटाणु से, और सब जो है मुतासरीन हैं, और सब जो है हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, शांति बनाए रखें। शांति। अच्छा, और जो इंडियन एम्बेसडर हैं टू द UAE, उन्होंने भी इस पर इलाका किया कि जी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारी रिवायात और हमारे कवानीन के ख़िलाफ़ है, और जो भारतीय निजात शहरी हैं UAE में उसको इसका ये प्लीज़ जहन में रखें, नहीं तो फिर आपकी नौकरियां तेल हो जाएंगी। मतलब ट्रांसलेट अगर मैं करूं थोड़ी सी लिबर्टी लेकर, कि यार ये जो नस्ल कुशी की बातें हैं ना यार, ये आप भारत में ही किया करें। हाँ, वहाँ पर अप्रिशिएट होती है, वहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यार अरबों के बारे तो ना बोलो। प्रिंसेस हंद अल कासमी ने भी यही कहा कि देखें आप अपनी रोज़ी रोटी यहाँ से कमा रहे हैं और ऊपर से हमें ही गालियाँ दे रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली इनफ कुवैती सोशल मीडिया पर इसका बहुत रिएक्शन आया। सोचिए अगर गल्फ वाले सीरियस हो जाएं तो 60 लाख हिंदुस्तानी वहाँ काम करते हैं। सोचो अगर गल्फ वालों में अगर थोड़ी सी पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा चलती होती ना तो चीज़ें थोड़ी सी शायद डिफरेंट होती। अब इससे कोई ऐसा नहीं है कि कल कोई तर्क ताल्लुकात होने वाला है, क्योंकि अगर आप अब शेखा हिंद के भी ट्वीट्स देखें तो भी थोड़ी सी अब वो पीछे हट रही हैं, बाकी इधर उधर की भी बातें कर रही हैं। लेकिन इनके खिलाफ जो बेस्ट आर्ग्यूमेंट है ना कि आप इनकी अपनी ही ट्वीट्स लेकर किसी को दिखा दो कि सर अब आप ज़रा कहें कि क्या करना चाहिए। बहरहाल याद आया कि जो है वाइट हाउस ने यार अपेरेंटली व्हाइट हाउस किसी मतलब व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो अपेरेंटली किसी वर्ल्ड लीडर को वैसे फॉलो करता नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं, और राहुल गांधी की भी ट्वीट है, वो ये है कि वो जो जिस वाहिद वर्ल्ड लीडर को फॉलो करते थे वो मोदी था। और इंडियन प्रेसिडेंट, तो उनको दोनों को 11 अप्रैल को उन्होंने अनफॉलो कर दिया। चलो हो सकता है कि लेट अप्रैल फूल। चलें वक्फा ले लेते। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे, ख्वाहिशें थीं, टारगेट थे, आरजुएं थीं, और मैं इन सब के दरमियान लटका हुआ था। अचानक पीछे से कोई मेरा कंधा थपथपाता है। ये कोई टिकट चेकर है। कह रहा है तुम्हारा स्टॉप आ गया है बाबू, चलो नीचे उतरो। नहीं, मेरी मंजिल तो अभी दूर है यार। टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है नहीं, यही है तुम्हारा स्टॉप, उतर जाओ। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि हम सब समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों की तरह ही तो हैं। बेयकीनी की हर बड़ी मौज के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में ही लगे रहते हैं। हरा समंदर, गोभी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी या इतना पानी। इरफान, 23 जून 2018, लंदन से ये ख़त इरफान खान ने अपने एक दोस्त को लिखा था, क्योंकि उनकी तशख़ीस हुई थी कि उन्हें एंडोक्राइन ट्यूमर नामी कोई बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर है। अब से 3 दिन पहले उनकी वालदा सईदा बेगम का जयपुर में इंतकाल हो गया। चूँकि इंडिया में लॉकडाउन है लिहाजा जाना मुमकिन नहीं था। इरफान खान ने अपनी माँ के जनाजे में
वीडियो कॉल के ज़रिए शिरकत की। उसके कुछ ही घंटे बाद वो एक हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल हो गए। कल उनका वहीं इंतकाल हो गया। आज उन्हें मुंबई के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। 2 दर्जन के लगभग लोगों को जनाजे में शिरकत की इजाज़त मिली चूँकि लॉकडाउन है। साहबज़ादा इरफान अली ख़ान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के ग्रेजुएट थे। 80 की दहाई में मुंबई आ गए, स्ट्रगल शुरू की। जो काम मिलता था कभी इनकार नहीं किया, टीवी पे छोटे मोटे किरदार मिलते रहे। फिर 1988 में मीरा नायर की सलाम बॉम्बे रिलीज़ हुई। चंद सेकंड का किरदार मिला। सड़क पे बैठ के ख़त लिखने वाला एक लड़का, 2.5 लाइनें सिर्फ बोली इस लड़के ने। बस 10 लाइनें हो गई हैं, आगे लिखवाने के पैसे लगेंगे 50 पैसे, माँ का नाम पता बोल, दैट्स इट। उस फिल्म में इरफान खान का इतना ही किरदार था। इस फिल्म के 18 साल बाद इन्हीं मीरा नायर ने 2007 में अपनी फिल्म बनाई द नेमसेक। उसमें इरफान को अशोक गंगोली का किरदार दिया गया। उनकी अदाकारी देख के शर्मिला टैगोर ने ख़त लिखा, तुम्हारे वालिदैन का शुक्रिया जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। इरफान टेक्स्ट बुक हीरो नहीं था, ऐसा नाकदीन कहते हैं, बल्कि वो ऑल्टरनेटिव हीरो था। एवरीडे हीरो था वो मेरी नज़र में। और जिस फिल्म में इरफान खान होता था, कोई भी हीरो हो, लोग इंतज़ार करते थे अब इसकी एंट्री कब होगी। हीरो तो चलो ठीक है। एक होता है एफर्टलेस अंदाज कि मसलन आप कर तो एक्टिंग रहे हैं लेकिन शायबा तक ना होने दें कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप दरअसल वही किरदार हैं। तो हर किरदार में जिस तरह होता है ना, पानी की तरह ढल जाने वाला, बिल्कुल। तो इनके वैसे भी आइडियल जो है नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह थे। और फिर इन्होंने अपना एक अंदाज़ बनाया। मसलन शेक्सपियर का ड्रामा था मैकबेथ जी, उसकी आइडिया की बुनियाद पे एक फ़िल्म बनी थी मकबूल, पता नहीं तुमने देखी है। उसमें जो एक, वैसे तो शेक्सपियर का हर किरदार ही साजिशी होता है और ब्लैक होता है, लेकिन इसमें जो इरफान खान जिस तरह के साजिशी किरदार के तौर पे निकल के आए हैं। फिर एक फ़िल्म मुझे इस वक्त याद आ रही है, पान सिंह तोमर। एक शरीफ आदमी कैसे सिस्टम के हाथों मजबूर होकर डाकू बन जाता है। लेकिन जब वो डाकू बन जाता है तो कोई कहता है डकैत, कहता है मैं डकैत नहीं हूँ, बागी हूँ। डकैत तो पार्लियामेंट में बैठते हैं। और उस पर जो है फिर हॉल में क्लैपिंगें आती थी। अच्छा, फिर इसी पान सिंह तोमर पे इन्हें 2012 का नेशनल फिल्म अवार्ड बना। मुझे लंच बॉक्स याद आ रही है इनकी, हैदर याद आ रही है, ब्लैकमेल याद आ रही है। हॉलीवुड में भी इन्होंने एक मुख्तसर सी ज़िंदगी क्या क्या काम किए इस आदमी ने। हॉलीवुड में जो है वो याद आता है स्लम डॉग मिलियनेयर जी, उसमें एक छोटा सा इनका किरदार था, एक तफ्तीशी अफसर का। तो इरफान ने कहा कि देखें, किरदार कभी छोटा बड़ा नहीं होता, हर किरदार कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, लिहाजा मैं कभी इसको इनकार नहीं करता। फिर रोमांटिक अगर पहलू इमरान खान के रोमांटिक एक्सप्रेशन क्या, करीब सिंगल, पीकू, ये याद आ रही हैं। आखिरी इनकी फिल्म थी हिंदी मीडियम का, आपने जिक्र किया, जो पाकिस्तानी अदाकारा सबा कबर के साथ ही, वो भी कामयाब फिल्म थी और सबा ने भी खासी जम के अदाकारी की। आखिरी फिल्म थी इरफान खान की अंग्रेज़ी मीडियम, पिछले माह रिलीज़ हुई, एक दिन सिनेमा में लगी, अगले दिन लॉकडाउन हो गया और कल इरफान की ज़िंदगी लॉकआउट हो गई। मैं इनके वो जो ऑटोबायोग्राफी दी हिंदू की जो एंटरटेनमेंट की हेड है वो कर रही थी, जो आपने बताया जब ये पढ़ रहे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो इनके आइडियल नसीरुद्दीन शाह थे। तो उनकी वालदा ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह तो कहीं पहुंच गया, तुम कैसे वहाँ पहुँचोगे। तो उसके बाद नसीरुद्दीन शाह और इनका टाकरा हुआ को 2 साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान। तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अपनी वालदा को कहना कि तुम्हारा आइडियल इतना भी बुरा नहीं था। तो इरफान खान हमारे साथ नहीं रहे, मगर हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। मूवीज़ यही इसी और मैं खुश हूँ कि मैं उस दौर में मैं आई विटनेस हूँ जिसमें इरफान खान की एक्टिंग देखने को मिली। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें। जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।